Okay. So a membrane receptor. तो हम लोग कहां पर थे? ये बता रहे थे क्लोनल सिलेक्शन थ्योरी है क्या। यही कह रहा है कि मेनी कॉपीज ऑफ ए मेम्ब्रेन रिसेप्टर, एक ही तरह का मेम्ब्रेन रिसेप्टर है। एक तरह का मेम्ब्रेन रिसेप्टर का मतलब उसका स्पेसिफिसिटी एक ही टाइप ऑफ एंटीजन के साथ, एक ही तरह के एंटीजन के साथ है, एंड दैट इज स्पेसिफिक फॉर ए सिंगल डिस्टिंक्ट एंटीजन, और मेनी कॉपीज में है। तो बहुत तरह के सेल चाहिए होंगे, अलग अलग तरह के सेल चाहिए होंगे, है ना, ताकि अलग अलग तरह के एंटीजन को रिकॉग्नाइज कर सके, और जिसको रिकॉग्नाइज कर लेगा उसका क्लोनल एक्सपेंशन होगा, एंड दैट सेल विल लेटर। अब तुम कहोगे सर इसके बाद होता क्या है, अभी ब्रीफ में बता देते हैं, आगे डिटेल में बताएंगे। इसके बाद क्या होता है, क्लोनल एक्सपेंशन के बाद क्या होता है? इसके बाद द सेल्स पहले तो सरफेस पर रिसेप्टर एक्सप्रेस करता है, ओके, उसके बाद एक्सप्रेस करने के बाद फिर सिक्रीट करने लगता है एंटीबॉडी, और वो एंटीबॉडी बन जाता है इफ दिस इज अ बी सेल लीनिएज। और अगर टी सेल लीनिएज है तो यहाँ पर टी लिम्फोसाइट के ऊपर टी सेल रिसेप्टर्स होंगे, ओके। और बी सेल लीनिएज है तो एक्टिवली प्रोड्यूसिंग एंटीबॉडीज, एंड दे आर कॉल्ड एज प्लाज्मा सेल्स। तो ये सब प्लाज्मा सेल है। प्लाज्मा सेल्स आर एक्टिवली सिक्रीटिंग एंटीबॉडी। तो प्लाज्मा सेल हो गया, और प्लाज्मा सेल में से फिर जब इन्फेक्शन जब सबसाइड करने लग जाता है, जब देख लेता है कि इंस्पेक्टर अब घटने लग गया, तो प्लाज्मा सेल की तो जरूरत है नहीं, क्यों अब इतना सेल रखेगा एंटीबॉडी सिक्रीट, इतना एनर्जी क्यों वेस्ट करेगा बॉडी। फिर क्या होगा कि ओनली फ्यू ऑफ द प्लाज्मा सेल्स विल बी केप्ट फॉर फ्यूचर यूज, और उसको कहते हैं मेमोरी सेल, और बाकी प्लाज्मा सेल फिर मर जाएंगे। अब इन्फेक्शन चला गया तो मेमोरी सेल को रख लिया, और बाद में जब सेकेंड टाइम एनकाउंटर होगा तब इमीडिएट रिस्पॉन्स होता है, इसीलिए वैक्सीन दिया जाता है ताकि मेमोरी सेल बन जाए। तो सेकेंड एनकाउंटर पर इमीडिएट रिस्पॉन्स होता है, टाइम नहीं लगता है, तुरंत एंटीबॉडी प्रोड्यूस करने लग जाएगा उसके अगेंस्ट, क्योंकि उसका सिलेक्शन हो रखा है पहले से टू दैट पर्टिकुलर एंटीजन। अब देख, तो ये हो गया आपका क्या, क्लोनल सिलेक्शन थ्योरी। समझ में आया लोगों को? समझ में आई आपको ये क्लोनल सिलेक्शन? यस सर, यस सर। लाइन मैकेनिज्म है सिलेक्शन थ्योरी ही, यही इसी से यही मैकेनिज्म है। दिस यूनिक रिसेप्टर स्पेसिफिसिटी इज डिटरमाइंड इन द लिम्फोसाइट बिफोर इट इज एक्सपोज टू द एंटीजन। बता ही रहे हैं, जीन अरेंजमेंट होता है और पहले से ही ये डिटरमाइंड हो जाता है कि कौन सा एंटीजन आने वाला है, तो उससे बाइंड करने के लिए स्पेसिफिक रिसेप्टर जो है उसका जीन अरेंजमेंट के द्वारा प्रोटीन प्रोडक्ट तैयार होने के लिए सब मशीन रेडी हो जाता है, और उसका प्रोडक्शन भी हो जाता है। ये है ना अजूबा बात? Binding of antigen to its specific receptor activates the cell, causing it to proliferate into a clone of daughter cells that have the same receptor specificity as the parent cell. Clonal expansion हुआ same daughter cell का, जिसके पास भी same तरह का receptor है। The instructional theories were formally disapproved in the 1960s, by which time information was emerging about the structure of the protein RNA। ये सब शुरू हो गया। तो ये फिगर पर जो ये लिखा हुआ है ये सब तुम पढ़ लेना, ये हम समझा चुके हैं, फिर भी पढ़ देते हैं। एनीवे, presents a very basic scheme of clonal selection in the humoral B cell and cellular T cell branches. तो we know that B cell produce antibodies, a soluble antibody. एक सेकेंड, ये हम आपको बता चुके हैं, बी सेल लीनिएज में भी एंटी सेल, बी सेल लीनिएज वाला सॉल्युबल एंटीबॉडी सिक्रीट करेगा, और ऐसा नहीं है कि ये दोनों में से कोई है, दोनों मिल करके होता है इम्यून रिस्पॉन्स। बी सेल लीनिएज के सेल भी पार्टिसिपेट करते हैं, टी सेल लीनिएज के भी सेल। We now know that the B cells produce antibodies, a soluble version of
their receptor protein which bind to foreign proteins, flagging them for the destruction. T cells, which come in several different forms, also use their surface bound T cell receptor to sense antigens. These cells can perform a range of different functions once selected by the antigen encounter, including the selection of the soluble components of the aid soluble components to aid other white blood cells such as B lymphocyte. तो सब मिल के काम कर रहा है। कहने का मतलब जैसे देखिए ये ह्यूमोरल कंपोनेंट हो गया आपका जिसमें कि एंटीबॉडी प्रोड्यूस हो रहा है, तो बी सेल के ऊपर भी बी सेल रिसेप्टर है। अगर इस बी सेल रिसेप्टर का एंटीजन के साथ एनकाउंटर हुआ तो इस बी सेल का सिलेक्शन हो गया पहले, और उसके बाद क्लोनल एक्सपेंशन होगा। यहाँ क्लोनल एक्सपेंशन नहीं दिखा इसलिए वो वाला फिगर हम दिखा, लेकिन आप इसको इंक्लूड कर लोगे। क्लोनल एक्सपेंशन हुआ, ओके, उसी का क्लोनल एक्सपेंशन हुआ जिसके साथ एंटीजन का एनकाउंटर हुआ। जिसके साथ एंटीजन का एनकाउंटर नहीं हुआ उसका नहीं हुआ क्लोनल एक्सपेंशन। ओके, क्लोनल एक्सपेंशन के बाद एंटीबॉडी सिक्रीशन हुआ, और ये तो हुआ बी सेल लिनिएज में। साइमल्टेनियसली साथ ही साथ टी सेल वाला भी अपना काम करते रहता है। तो टी सेल में दो तरह के यहाँ पर दिखाया है आपको, ठीक है, इसको हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे आगे। एक टी सेल का पॉपुलेशन सब पॉपुलेशन जो है होता है व्हेन दे आर प्रेजेंटेड विद द एंटीजन एलोन, okay, then that type of T cell releases the cytokine and that cytokine aids to the मतलब मदद करता है आपके एंटीबॉडी ह्यूमोरल इम्यूनिटी में भी। साइटोकाइन क्या हो गया, ह्यूमोरल का भी पार्ट हो गया। ह्यूमोरल क्या है, सॉल्युबल कंपोनेंट्स व्हिच टेक पार्ट इन द इम्यून रिस्पांस। सो साइटोकाइन हो गया अब यहाँ पर, and this cytokine also takes part in the cell mediated response by the cytotoxic T cell। ये हम लोग और डिटेल में पढ़ेंगे, ये बेसिक है। When the antigen is presented on the suitable antigen presenting cell, यहाँ पर देखोगे antigen is presented, ये फिगर क्लियर है? Yes, sir. This antigen is presented on the antigen presenting cell. Here the antigen is alone. Now the antigen is on the cell surface, means the antigen is bound to the, this is the host cell in the center, okay, and antigen is bound to with the receptor present on the cell surface. So this is with the antigen presenting cell. तो ये हम लोग बाद में डिटेल में और पढ़ेंगे। Okay, other white blood cells such as B lymphocytes. Okay, अब आते हैं हम लोग, अब आप समझोगे कि सर होता कैसे है, सब चीज होता ही कैसे है, इसी सवाल का जवाब हम दे रहे हैं। तो एक और सवाल उठता है कि मैमेलियन हम लोग बहुत एडवांस ऑर्गेनिजम्स है, फॉर्म है, वी आर कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिजम्स, इवोल्यूशनरी हम लोग काफी आगे हैं। तो हम लोग के अंदर इम्यून सिस्टम जो है it is in most advanced and complex form in the mammalian body, okay, immune system is very advanced। और हम लोगों को बहुत तरह का पैथोजन के साथ सामना है, वायरसेस के साथ सामना है, फंजाई के साथ, पैरासाइट के साथ, बैक्टीरिया के साथ। तो हर के साथ अलग अलग तरह का रिस्पॉन्स होगा, इनिशिएट होगा। कैसे पहचानेगा बॉडी, पहले तो सबके साथ अलग अलग स्ट्रेटजी अपनाना पड़ेगा एलिमिनेट करने के लिए। सक्सेसफुली अपने दुश्मन को सक्सेसफुली हराने के लिए आपको दुश्मन का सारा क्वालिटीज के बारे में जानकारी रखना पड़ेगा, वो क्या कर सकता है क्या नहीं कर सकता है। वायरस जैसे सेल के अंदर घुस सकता है, फंजाई का अलग प्रॉपर्टी है, पैरासाइट जो मल्टी सेलुलर अलग कर सकता है। तो इफेक्ट फॉर द इफेक्टिव इम्यून रेस्पॉन्स, इफेक्टिव मतलब इम्यून रेस्पॉन्स आपके बॉडी को बेनिफिट दे, जिता दे इन लोगों के अगेंस्ट, ओके, बीमारी काउज नहीं करे, तो उसके लिए जरूरी है कि हमारा इम्यून रिस्पॉन्स अलग अलग तरह का स्ट्रेटजी लेगा। क्योंकि कुछ वायरस है, फंजाई है, तो अलग अलग तरह से काम, एक ही फॉर्मूला तो काम करेगा नहीं। तो 1 सेकेंड, तो कैसे करता है, तो ऐसा करता भी है। इम्यून रिस्पॉन्स जो है वायरस के अगेंस्ट अलग स्ट्रेटजी लेता है, ये सब के अगेंस्ट अलग स्ट्रेटजी लेता है। तो हम देखेंगे 1 बाय 1 कैसे करता है, इन लोग के अगेंस्ट क्या करता है। तो सबसे पहले तो आपको पहचानना पड़ेगा फर्स्ट रिस्पॉन्स क्या होगा, कि आप पहले सबसे पहले आइडेंटिफाई कर लो ये वायरस है कि फंजाई है कि बैक्टीरिया है कि पैरासाइट है, क्या है क्या ये। पहले तो इम्यून सिस्टम को पहचानने की आवश्यकता है। तो कैसे पहचानता है,
लास्ट टू लास्ट क्लास में हम पढ़ाए थे आपको पैटर्न रिकॉग्निशन मॉलिक्यूल, थोड़ा सा डिस्कस किए थे, पूरा नहीं पढ़ाए थे। पैटर्न रिकॉग्निशन मॉलिक्यूल, ओके। तो पैटर्न रिकॉग्निशन मॉलिक्यूल क्या होता है? इट इज प्रेजेंट ऑन द सेल सरफेस ऑफ द पैथोजन। पैथोजन के सेल सरफेस पर पैटर्न रिकॉग्निशन मॉलिक्यूल होता है। तो एक ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म, जैसे कि एनकैप्सुलेटेड बैक्टीरिया है या कोई ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है तो पेप्टिडोग्लाइकन लेयर है, कि एनकैप्सुलेटेड बैक्टीरिया है तो उसके ऊपर भी पॉलीसेक्राइड का लेयर होता है, म्यूकोपॉलीसेक्राइड का लेयर होता है आउटसाइड देयर सेल वॉल। तो ये सब कैरेक्टरिस्टिक्स को चूज करके, पहचान करके सेल पहचान लेता है कि ये सेल हमारा ओरिजिन में नहीं है, क्योंकि मैमेलियन सेल वॉल के ऊपर, सॉरी सेल मेम्ब्रेन के ऊपर कोई पेप्टिडोग्लाइकन लेयर या इस तरह पॉली सेक्राइड लेयर इस तरह का नहीं होता है, ये सब बैक्टीरिया के ऊपर ही होते हैं। तो मैमेलियन सेल इजीली रिकॉग्नाइजेस बाय दिस। तो सबसे पहला तो यही हो गया कि पहचान कहां से मिली, जो पैथोजन आए उनके ऊपर जो स्पेसिफिक टाइप का प्रोटीन है जो सिर्फ उन्हीं के ऊपर मिलता है, नॉट ओनली द प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट रेसिड्यूज ऑल्सो, जो कि बैक्टीरिया के ऊपर ही प्रेजेंट होते हैं, तो उसके द्वारा वो पहचान लेता है। तो उस सबको क्या बोलते हैं, जो कि पहचानने में मदद आए, काम आए। बैक्टीरिया के ऊपर जो कॉमन करेक्ट मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है उनको हम पैटर्न रिकॉग्निशन मॉलिक्यूल्स बोलते हैं। आगे हम लोग देखेंगे इसको। तो कहने का मतलब हुआ कि हर वायरस का अलग पैटर्न रिकॉग्निशन मॉलिक्यूल होगा ताकि पहचान में आए ये वायरस है, फंजाई का अलग होगा ताकि पहचान में आए फंजाई है, बैक्टीरिया का अलग होगा, ओके होगा। तो हम लोग एक ब्रॉडली देख लेते हैं पैटर्न रिकॉग्निशन मॉलिक्यूल। तो आप समझ जाइए कि पहले उसकी पहचान हुई एंड देन एक्शन हुआ। एक्शन, इफेक्टिव एक्शन के लिए इफेक्टिव पहचान भी जरूरी है। सो today more than ever we are beginning to understand on a molecular and cellular level how a vaccine or infection leads to the development of the immunity. As highlighted by the historical studies described above, this involves a complex system of cells and soluble compounds that have evolved to protect us against an enormous range of invaders of all shapes, size, and chemical structures. enormous range of invaders है, shape, size काफी differ है, chemical structure अलग-अलग है। So in this section हम लोग इसको देखेंगे कैसे होता है। तो बेसिकली आप लोग बेसिक ये जानते ही हो, पैथोजन किसको कहते हैं, कॉमन टर्म है, ओके। द ऑर्गेनिजम्स काउजिंग डिजीज आर टर्म्ड एज पैथोजेंस। तो पैथोजन यूनिसेलुलर भी हो सकता है, मल्टीसेलुलर भी हो सकते हैं, ओके। एंड द प्रोसेस बाय व्हिच दे इंड्यूस इलनेस इन द होस्ट इज कॉल्ड पैथोजेनेसिस। जिस प्रक्रिया के द्वारा पैथोजन जो है बीमारी पैदा करते हैं उस प्रक्रिया को बोलते हैं पैथोजेनेसिस। तो ये पैथोजेनेसिस भी पढ़ना पड़ता है, ओके। आपके सिलेबस में नहीं, लेकिन जो पैथोलॉजी पढ़ते हैं करते हैं सिर्फ पैथोजन के ही बारे में नहीं पढ़ते हैं, वो पैथोजन कैसे बीमारी काउज करता है यानी पैथोजेनेसिस, उसके बारे में भी पढ़ते हैं। तो पैथोजेनेसिस यानी वो बीमारी काउज किया, तो जब बीमारी काउज किया, पैथोजेनेसिस करके बीमारी काउज किया, तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपके इम्यून सिस्टम को वो हराया, तभी पैथोजेनेसिस उसका सक्सेसफुल हुआ, ठीक है। तो कैसे, तो आप पैथोजेनेसिस को जब पढ़ोगे तो आप इम्यून सिस्टम के बारे में भी आपको नॉलेज होगा कि कैसे हराया। तो इस तरह से पैथोजेनेसिस के बारे में पढ़ के लोगों को इम्यूनोलॉजी के बारे में भी पता चला। तो इस तरह से नॉलेज का एडिशन हुआ। तो आप ये समझिए कि पैथोजेनेसिस जब हुआ तो इसका मतलब जो है योर इम्यून सिस्टम वाज वीक। समझ में आ रही है आप लोगों को? मेरी आवाज आ रही है? Yes, sir. नेटवर्क प्रॉब्लम, क्योंकि क्या हुआ है ना, अभी आप लोगों को बता देता हूँ कि कोरोना ब्रेक बहुत ज्यादा हो गया है, पता ही है आप लोगों को, सब लोग को पता है। तो लोग जो हैं घर पर मोबाइल ज्यादा यूज कर रहे हैं, डेटा सब यूज हो रहा है, तो बैंडविड्थ में कंपटीशन आ गया है, तो स्पीड जो है ओवरऑल कम हो गया। ये फेनोमेनल लास्ट ईयर भी शुरुआत में देखने को मिली थी। वही हमको लग रहा है, नेटवर्क गड़बड़ाने का मतलब यही, सब लोग ज्यादातर, हम लोग को भी बिठा दिया गया है। कल जो है कोरोना विस्फोट हो गया है, डोंट टेल इट टू एनीबॉडी, जेआरएस कॉलेज में टीचर्स सब इवैल्यूएशन कॉपी चेक जो कर रहे थे, उनमें टीचर्स को 3-4 टीचर, जियोलॉजी का एक टीचर को कोरोना हुआ,
वो निकल गया, उनको पूरा फैमिली कोरोना है। एक हिस्ट्री के टीचर जेएमएस कॉलेज को, अपने कॉलेज के पॉलिटिकल साइंस टीचर मिथिलेश जी, उनको कोरोना निकल गया कल। तो इस तरह से स्प्रेड हो गया अभी यहाँ भी। तो अब हम लोग, इसीलिए मैं आज फ्री हूँ। तो वहां काम बंद हो गया है, समझे? नहीं तो दिन भर फिर फ्री नहीं रहता, इसलिए मैं आज आप लोगों का क्लास ले रहा हूँ। तो आप लोग काफी सावधान रहोगे। मेरी आवाज आ रही है? जी सर। Yes. Yes, sir. ओके। ठीक है, तो अब हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो पैथोजेनेसिस का मतलब योर इम्यून सिस्टम हैज वीकेंड। ओके, सो द ह्यूमन पैथोजेंस कैन बी ग्रुप्ड इनटू 4 मेजर कैटेगरीज बेस्ड ऑन शेयर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स। ये सब आप लोग 8वीं क्लास में पढ़े हो। वायरसेस, फंजाई, पैरासाइट्स, बैक्टीरिया। ओके, some example organisms from each of these category can be found in this figure। ये हम थोड़ा थोड़ा दिखा देते हैं ताकि थोड़ा इंटरेस्ट रहे, ऊपर ऊपर नहीं भाग रहे। वो वायरस है, नाम सुने होंगे, पोलियो वायरस। ओके, पोलियो वायरस से क्या होता है? पोलियोमाइलाइटिस यानी पोलियो हुआ। वेरियोला वायरस से स्मॉल पॉक्स, ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस, एचआईवी वायरस से एड्स। ओके ओके, ये कौन आ गया भैया? अभी क्लास में सुबह नहीं आए थे, एक्सीडेंटली आई। इंक्लूड और राजनंदिनी। राजनंदिनी क्यों आ गई है? राजनंदिनी अगर टाइम पर सुबह आती तो मैं ले लेता, अभी क्यों आई? रिमूव। और ये डबल दोनों दो नाव की सवारी कर रही है, तो मैं अपना टाइम क्यों इस पर लगाऊं भैया? ये जब कोर्स छोड़ के जाएगी ही, व्हाई शुड आई फोकस ऑन हर? इसको एक चीज सोच लेना चाहिए, ये करें चाहे वो करें, या तो मेरे को बताती नहीं, छुपा के रखती। मेरे दिमाग में आ गया कि अब इस पर टाइम लगाने का कोई फायदा नहीं है, क्यों हम इंटरेस्ट अपना टाइम वेस्ट करें? जब दो दो पीजी कोर्स एक साथ कोई करता है क्या ऐसे? लीगल वर्क काम है, अपना करियर खराब कर लेगा, दोनों चला जाएगा हाथ से पकड़ा गया तो। ओके, सो कहां पर थे? तो ये है एचआईवी एड्स, रूबेला वायरस से मीजल्स होता है। ओके, आप कोरोना भी जोड़ लेना, कोविड-19 अब एक ऐड हो गया, यहाँ कोरोना आ गया। फंजाई कैंडिडा एल्बिकन्स, कैंडिडालिस थ्रस होता है, ठीक है। रिंग वर्म, ये भी फंगल इन्फेक्शन है। मेनिंजाइटिस, क्रिप्टोकोकल मेनिंजाइटिस, ये भी खतरनाक होता है, ब्रेन का इन्फेक्शन। ओके, ब्रेन के बारे में हम आपको थोड़ा सा बताएंगे अभी, इस आज ही अगर मौका मिला तो, कि वहाँ इम्यून सिस्टम वहाँ पर थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज हो जाता है ब्रेन में। किस तरह से वो हम बताएंगे आपको। ओके, क्योंकि ब्रेन में ब्लड ब्रेन बैरियर होता है। अच्छा, वो हम बाद में बताएंगे आपका। पैरासाइट, पैरासाइट जो फॉर्म है यानी मल्टी सेलुलर जो है, मलेरिया जैसे, लिस्मेनियासिस, कालाजार, अमीबिक कोलाइटिस। ओके, और आपका नहीं, ये तो यूनिसेलुलर है, अमीबिक कोलाइटिस। दीज आर मल्टी सेलुलर, मलेरिया वाला एंड लिस्मेनियासिस, ये भी तो यूनिसेलुलर है, यूनिसेलुलर सॉरी। बड़ा पैरासाइट जो है वो लोग। बैक्टीरिया में ट्यूबरकुलोसिस, व्हूपिंग कफ, कोलरा, लाइम डिजीज। लाइम डिजीज होता है टिक से, टिक से होता है, ज्यादा थ्रेटनिंग नहीं है, स्किन डिजीज है, रैश वगैरह होकर फिर ठीक हो जाता है, ज्यादा ज्वाइंट पेन वगैरह होता है और कुछ नहीं। कोलरा में तो जानते ही हो, डायरिया हुआ। व्हूपिंग कफ, एकदम जबरदस्त खांसी हो गया, कुकुर खांसी। ओके, ये हो गया। ट्यूबरकुलर, टीबी जानते ही हो, ये सब। तो ये सब है डिफरेंट कैटेगरी का पैथोजन से ये सब बीमारी। ये सिर्फ कुछ एग्जाम्पल है, बीमारी हजारों तरह की होती है। तो ये सब क्या है? इन्फेक्शियस डिजीज है। हेलो, आवाज आ रही है मेरी? Yes, sir. Yes, sir.
broadly diseases can be divided into two categories: infectious disease and lifestyle disease. ओके, इन्फेक्शियस डिजीज में ये सब हो गया जो कि पैथोजन की वजह से हुआ, और लाइफस्टाइल बीपी, शुगर, कैंसर, हार्ट अटैक, ये सब जिसमें आपका गलती है। और ये बाहर से आया, वो अंदर का विकार है, ये बाहर विकार है, तो दो तरह की बीमारियां हुई। तो ये इम्यून सिस्टम कहां पर फेल हुआ? जो बाहर से आए, फॉरेन से आए और वो जीत गए लड़के, तो बीमारी हुई। तो इम्यून सिस्टम यहाँ पर वीक हुआ। ओके, इम्यून सिस्टम वहां पर भी वीक होता है जब अंदर में आपका जो अपना खुद का सेल में जब विकार हो गया, तो इम्यून सिस्टम उसको भी टेक केयर करता है, उसको भी मारता है, अपने सेल को भी। वो हम देखेंगे आगे चल के, जैसे कोई कैंसरस सेल हो गया तो उसको किल करेगा। ओके, तो अब देखिए द ह्यूमन पैथोजेंस का, अब ये देखिए फिगर देखिए, दिस इज रोटा वायरस। ओके, रोटा वायरस जो है बहुत खतरनाक वायरस है। इससे क्या होता है? डायरिया होता है। ओके, किसको डायरिया होता है? बच्चों को डायरिया होता है। ठीक है, इसीलिए इसका वैक्सीन वगैरह दिला देना चाहिए। 10 लाख बच्चों को, मतलब साल में समझ लो ये कितना खतरनाक है। पूरे दुनिया में 10 लाख जो बच्चे 5 साल से कम के, वो मर जाते हैं रोटा वायरस इन्फेक्शन की वजह से। पूरे दुनिया में 10 लाख, 1 मिलियन डेथ्स पर ईयर। दिस इज रिस्पॉन्सिबल। एंड अब देखिए, ये तो अब है कि नहीं, इसको एलिमिनेट करना जरूरी, तब ना 10 लाख बच्चों की मौत कम बात है। कितना इकोनॉमिक इंपैक्ट पड़ा वर्ल्ड वाइड। ओके, सो अब ये देखो, ये है कैंडिडा एल्बिकम्स, ये फंगस है, ये फंगस है। दिस फंगस इज ग्रोइंग ऑन, दिस इज म्यूकस। ओके, तो ये आपका हम बताए थे फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस में, इस एनाटॉमिकल बैरियर में स्किन और म्यूकोसल लाइनिंग। तो ये म्यूकोसल लाइनिंग को हार्बर कर लेता है। कैसे? क्योंकि म्यूकोसल लाइनिंग में बहुत सारे आपके बैक्टीरिया होते हैं, नॉर्मल फ्लोरा, जो कि आपको हेल्प करते हैं। कमेंसलिज्म होता है वहां, कमेंसल्स। आपके बक्कल कैविटी में, इंटेस्टाइन में जो बैक्टीरिया रहते हैं, आप यानी वो आपके मित्र हैं। तो इम्यून सिस्टम जो है उसको एलिमिनेट नहीं करता है। सोचो कितना चालाक है, इम्यून सिस्टम फालतू बैक्टीरिया को एलिमिनेट करेगा, लेकिन वो ये भी जानता है कि ये मित्र है, ये फायदा पहुंचा रहे हैं आपको। जैसे इंटेस्टाइन का बैक्टीरिया B12 का सिंथेसिस कर रहा है। ओके, तो क्या होता है कि जो आदमी या कोई ट्रॉमा हुआ, किसी को इंजुरी हुआ या किसी को सर्जरी हुआ, कोई लंबा उसको बहुत दिन तक इन्फेक्शन रहा, तो लंबे टाइम तक एंटीबायोटिक एब्यूज हुआ, या कोई झट से कुछ सर्दी खांसी हुआ नहीं कि 2 गोली एंटीबायोटिक खा लिया, तो एंटीबायोटिक एब्यूज की वजह से क्या होता है? नॉर्मल फ्लोरा आपका खत्म हो जाता है, जो आपके हेल्पफुल बैक्टीरियाज हैं। तो जब हेल्पफुल बैक्टीरियाज खत्म हो जाते हैं, तो वहां पर ये फंगस जो है उसको मौका लग जाता है इन्फेक्शन का। तो यहाँ पर दो धारी तलवार है, डुअल रोल है। हेल्पफुल बैक्टीरिया कितना जरूरी है ये देखिए, वो आपको फायदा भी पहुंचा रहे हैं न्यूट्रिएंट्स वगैरह देकर, साथ ही साथ अदर इन्फेक्शन को जगह नहीं दे रहे हैं कि तुम आके वहां ऑक्यूपाई करो म्यूकोसल लाइनिंग को। तो ये म्यूकोसल लाइनिंग को जो आपका हेल्पफुल बैक्टीरिया थे, वो ये सबको एक्सपेल किया। लेकिन जब एंटीबायोटिक अब्यूज हो जाता है, तो ये इसको मौका लग गया कैंडिडा एल्बिकम्स को, तो ये म्यूकोसल लाइनिंग को ऑक्यूपाई करता है। ठीक है, तो इसमें आपका जहां जहां म्यूकोसल लाइनिंग है, माउथ हो गया, थ्रोट, इंटेस्टाइन, ठीक है, यूरिनरी गैस, जेनाइटल लाइनिंग, जेनिटो यूरिनरी लाइनिंग्स, ये सब पर जब बैक्टीरिया होते हैं फ्रेंडली वाले, वो सब गए आपके। एंटीबायोटिक ज्यादा खा लोगे तो वो हेल्पफुल बैक्टीरिया भी मर जाएगा, तो वहां पर ये डेवलप हो जाता है। तो क्या होता है, ज्यादा ज्यादा रैश होता है और ज्यादा खुजली उजली यही सब हो गया, फिर मलहम उलहम लगा के ठीक होता है। ओके, ये फाइलेरिया का वर्म है, ये लार्वी है। फाइलेरिया भी जानती है, बहुत खराब बीमारी है, ये भी आदमी का जीना मुश्किल कर देता है। 120 मिलियन 120 मिलियन कितना होता है? 12 करोड़ आदमी, दुनिया में 12 करोड़ आदमी इस हाथी पैर इसका होके रखा हुआ है। और ये माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस है। ये मैक्रोफाजेस इज इंजेस्टिंग द माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। देखते हो रॉड शेप बैक्टीरिया है ऑरेंज कलर का, ये मैक्रोफाजेस को एनगल्फ कर रहा है।
So these are the common pathogens. हाँ, अब देखिए ये आपको हम some of the shared characteristics that are common to the group of pathogens but not to the host can be exploited by the immune system for the recognition of the destruction. So common जो characteristics है फंजाई का, बैक्टीरिया का, उसको यूटिलाइज करता है सेल पहचानने के लिए कि फंजाई है कि बैक्टीरिया है कि वायरस है. ओके, सो द एक तो ये हो गया कि उसका कॉमन कैरेक्टरिस्टिक से पहचान लिया कि किस ग्रुप का है ये. ओके, लेकिन एक चैलेंज आता है आपका ये भी है कि द माइक्रो एनवायरनमेंट इन विच इम्यून रेस्पॉन्स बिगिंस टू इमर्ज कैन ऑल्सो इन्फ्लुएंस द आउटकम. किस एनवायरनमेंट में ये इम्यून रेस्पॉन्स हो रहा है, यानी बॉडी के किस हिस्से में ये हुआ है एक्चुअली, ब्रेन में, हार्ट में, लीवर में, कहां पर प्रॉब्लम है जहां पर इम्यून रेस्पॉन्स की आवश्यकता है, या इन्फेक्शन पूरे बॉडी में फैला हुआ है तो पूरे बॉडी के हर एक कोना में वहां पर लड़ाई की आवश्यकता है, या लड़ाई की आवश्यकता सिर्फ एक स्पेसिफिक लोकेशन पर है. तो एक स्पेसिफिक लोकेशन पर लड़ाई हो रहा है, यानी होस्ट और पैथोजन के बीच में युद्ध हो रहा है. ओके, तो वहां पर क्या होगा, लोकल एरिया में इन्फ्लामेशन होगा. टू एड ऑन योर, आपकी लड़ाई को मजबूत बनाने के लिए आपका और भी मैकेनिज्म हेल्प करेगा, वहां इन्फ्लामेशन कर देगा. तो इन्फ्लामेशन में आपको पेन होगा, दर्द होगा, तो आप उस एरिया को बचा के रखोगे, बांध के रखोगे कि अलग से उसको फिर और फर्दर चोट ना लगे, क्योंकि पेन हो रहा है. लाल हो गया तो वेसोडाइलेशन हो गया, टेम्परेचर बढ़ गया, ज्यादा ब्लड आ गया, टेम्परेचर बढ़ जाने से पैथोजन के लिए और डिसएडवांटेज हो गया कि एट हायर टेम्परेचर दैट कैन नॉट ग्रो. तो इस तरह से और मैकेनिज्म लगा करके होता है. तो माइक्रो एनवायरनमेंट, जिस माइक्रो एनवायरनमेंट में इन्फेक्शन है उस पर भी निर्भर करता है कि कहां पर हो रहा है. तो पैथोजन मे बी ट्रीटेड डिफरेंटली डिपेंडिंग ऑन द कॉन्टेक्स्ट इन विच इट इज एनकाउंटर्ड. अब देखिए एक एग्जांपल से आप समझ लीजिए, सम एरियाज ऑफ द बॉडी सच एज द सेंट्रल नर्वस सिस्टम आर वर्चुअली ऑफ लिमिट फॉर द इम्यून सिस्टम बिकॉज द इम्यून रिस्पॉन्स कुड डू more damage than the pathogen. मतलब ब्लड, सॉरी, आप जानते हैं कि इम्यूनिटी में सेल्यूलर कंपोनेंट है, ह्यूमोरल कंपोनेंट है. तो ब्रेन के अंदर, ठीक है, ब्रेन में जो है ब्लड वेसल्स नहीं होता है, आप जानते होंगे ब्लड वेसल्स नहीं होता है. जबकि ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड को जो फ्लूइड बाथ करता है उसके सर्कुलेशन में, यानी गैसियस एक्सचेंज और न्यूट्रिशन का एक्सचेंज फिर ब्रेन सेल्स को कैसे होगा, एक लिक्विड मीडियम से ही होगा. तो जब ब्लड वहां तक जाता नहीं है ब्रेन में, तो ब्रेन में आप लोग नाम सुने होंगे सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड का. तो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के चारों तरफ एक थिन शीथ से एनकैप्सुलेटेड क्या होता है, मेनिंजाइटिस लेयर होता है ना, उसके फिर अंदर सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड होता है, एंड इन दैट सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड योर ब्रेन इज देयर. तो एक ब्लड ब्रेन बैरियर है. तो ब्लड ब्रेन बैरियर से आपका क्या नहीं पास करेगा, सेल्स पास नहीं करेगा, क्योंकि अगर लड़ाई का मैदान ब्रेन के अंदर बन गया, वहां पर सेल्स लड़ाई करेंगे तो दे विल डू मोर डैमेज देन द पैथोजन. ये लड़ाई से हमको ज्यादा नुकसान हो जाएगा जितना कि पैथोजन अकेले बिना लड़ाई के नुकसान करता है. तो ब्लड ब्रेन जो है दैट इज ऑफ लिमिट टू द इम्यून सिस्टम. इसीलिए ब्रेन का इन्फेक्शन जो होता है बहुत ही खतरनाक हो जाता है, मेनिंजाइटिस वगैरह. ओके, तो अब चूंकि ब्लड ब्रेन बैरियर है, तो ब्लड ब्रेन बैरियर क्या करेगा, ब्रेन को ऑक्सीजन चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड का एलिमिनेशन चाहिए, ऑक्सीजन का चाहिए उसको सप्लाई. तो ब्लड ब्रेन बैरियर के से ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंज तो होते रहता है थ्रू द सिंपल प्रोसेस ऑफ द डिफ्यूजन, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड ब्रेन में कंटिन्यूअसली यूटिलाइज हो रहा है तो वहां कंसंट्रेशन कम हो रहा है, और बाहर में कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड में आपका कार्बन, चूंकि सांस आप बार बार ले रहे हैं तो ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन ज्यादा है, तो एक यूनिडायरेक्शनल फ्लो तो ऑक्सीजन का अपने आप बिना कोई मेहनत के सिंपल प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन से बना हुआ है अक्रॉस द ब्लड ब्रेन बैरियर. ब्लड से डिफ्यूज होकर के ऑक्सीजन जो है सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड में चला गया, और सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड से वो बात हो रहा है पूरा ब्रेन का हर सेल को और स्पाइनल कॉर्ड का हर सेल को, तो वहां से ऑक्सीजन डिस्ट्रीब्यूट हो गया. ओके, सो लाइक दिस, ऐसा नहीं कि ब्लड वेस्कुलेचर पूरा गया.
ठीक है, तो ये तो हो गया। अब कार्बन डाइऑक्साइड, चूंकि उसका ब्लड सेल में प्रोडक्शन हो रहा है, बाहर में उसका कंसंट्रेशन कम है, तो ब्लड ब्रेन सेल्स में ज्यादा है, तो सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड में है, तो उसका भी डिफ्यूजन हो रहा है कार्बन डाइऑक्साइड का, ओके, अलोंग द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। तो कार्बन डाइऑक्साइड भी आराम से बाहर, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ओके, इवन द वाटर मॉलिक्यूल्स एंड सेलेक्टिव परमेबिलिटी होता है, जो भी काम का चीज है, ग्लूकोज वगैरह, ये सब इंटरनलाइज किया जाता है, द सॉल्युबल मॉलिक्यूल्स एंड प्रोटीन मॉलिक्यूल्स। बट द लार्ज मॉलिक्यूल्स हो हैं या आपके सेल्स हैं, दे डू नॉट क्रॉस द ब्लड ब्रेन बैरियर। ओके, तो cellular component of the immunity doesn't go inside the brain. So this is the off limit. तो स्टिल इट डज, बढ़िया से मेम्ब्रेन से उसको ब्रेन को एनकैप्सुलेटेड कर लिया गया, ताकि उसके अंदर घुसे ही ना पैथोजन। पैथोजन कैसे घुसेगा ब्रेन में? या तो हेड इंजुरी हो उसको ऊपर से, तब घुसेगा। ब्रेन ब्लड में अगर पैथोजन गया तो भी नहीं ब्रेन में घुस सकता है। चारों तरफ मेनिंजाइटिस का लेयर है, उसके अंदर सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड मेनिंजाइटिस लेयर को क्रॉस नहीं करेगा जब तक नहीं ये पर्टिकुलर, ये खतरनाक वाला इन्फेक्शन, ये मेनिंजाइटिस को ही खा गया। ओके, ये वाला कहाँ गया मेनिंजाइटिस का, एक पढ़े तो क्रिप्टो को फंगल इन्फेक्शन, मेनिंजाइटिस को इन्फेक्ट कर दिया तो ब्रेन के अंदर चला जाता है। ओके, सो ब्रेन इज एनकैप्सुलेटेड। कहाँ गया, कहाँ पढ़ रहे थे? So in other cases, the environment may come with inherent directional cues for immune cells. अब ब्रेन के अलावा जो अदर जगह है वहां तो ब्लड जा सकता है, ठीक है, तो वहां पर क्या है, एनवायरमेंट में कम इनहेरेंट डायरेक्शनल क्यूज, मतलब क्यूमोटैक्सिस हुआ, जिस भी जहां पर एरिया है जहां पर इन्फेक्शन मौजूद है ज्यादा अमाउंट में, तो उसी की तरफ सब इम्यून सेल्स जो है दौड़ेंगे, ओके, वहां पर उसको मिटाने के लिए, क्योंकि लड़ाई चल रही है। कीमोटैक्सिस हुआ तो यहाँ पर डायरेक्ट पता चला इम्यून से मैक्रोफाज, न्यूट्रोफिल्स, बी लिम्फोसाइट, टी लिम्फोसाइट सब दौड़ेगा उधर जहां पर लोकल एरिया इन्फेक्शन, लेकिन यहाँ पर वो नहीं कर सक रहा था, और चूंकि इसीलिए इसको एनकैप्सुलेट कर दिया गया। एंड for instance, some foreign compounds that enter via the digestive tract, including the commensal microbes that help digest the food, are tolerated by the immune system. हाँ, तो ये भी हम बता चुके हैं आपको, जो हेल्पफुल बैक्टीरिया है उसको क्या करता है, इम्यून सिस्टम टोलरेट कर लेता है, बर्दाश्त कर लेता है, समझ लेता है कि ये हमारे काम का चीज है, इसको हम नहीं निकालेंगे। लेकिन इसका देखिए कौन टोलरेट किया, म्यूकोसल लाइनिंग टोलरेट किया। यानी जब आपके यही बैक्टीरिया अगर ब्लड में चला जाता, ठीक है ना, दोनों डिफरेंट जगह है, माइक्रो एनवायरमेंट प्लेइंग इज एन रोल। अगर डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में है सेम हेल्पफुल बैक्टीरिया, तब तो वो टॉलरेटेड है। लेकिन अगर when these same foreigners enter the blood stream, they are typically treated much more aggressively. ब्लड में आ गया तो उसके अगेंस्ट पूरा उसको किल करेगा। बट इन द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, क्योंकि वहां पर म्यूकोसल लाइनिंग में है, तो वो टॉलरेटेड है। तो इस तरह से मैकेनिज्म है। Each encounter with pathogen thus engages a distinct set of strategies that depends on the nature of the invader and the microenvironment in which engagement occurs. किस तरह का इन्वेडर है, बैक्टीरिया है, वायरस है, फंजाई है, और साथ ही साथ किस तरह के माइक्रो एनवायरमेंट में यह पूरा लड़ाई चल रहा है, वो दोनों जो है डिपेंड करेगा कि कैसा इम्यून रिस्पॉन्स होगा और किस तरह की स्ट्रेटेजी लगाई जाए उसको किल करने के लिए। ओके, ये फिगर ऊपर से नीचे आगे लगता है। ओके, तो ये टेबल एक्चुअली पहले डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। सेलुलर कंपाउंड ये क्यों हम बनाए थे, ये दीज आर द आर्म्स ऑफ द इम्यून सिस्टम। इनेट इम्यूनिटी में क्या क्या है, ये सब इम्यूनिटी का कंपोनेंट है, ये एडिप्टिव इम्यूनिटी का कंपोनेंट है, सबको डिटेल से हम लोग पढ़ेंगे, और ठीक है, और ये सब आर्म है, और इसका रेस्पॉन्स क्या क्या है सेलुलर रेस्पॉन्स में, दीज फैगोसाइट लिम्फोसाइट्स हैं। ह्यूमोरल रेस्पॉन्स में सीबम, लाइसोजाइम, टीएलआर, एंटीबॉडी, आईएल, सीएल, एक्सेट्रा।
ये सब डिटेल में पढ़ेंगे हम लोग, ये डिस्कस भी किए हैं। सो it is worth noting that the immune pathways do not become engaged until foreign organisms first breach the physical barriers of the body। अच्छा, इस पैराग्राफ में हम ऑलरेडी जो पढ़ा चुके हैं वही सब डिस्कस है आपका इननेट कंपोनेंट सब। obvious barriers include skin and mucous membrane। One second, mouse is not working। स्किन और म्यूकस मेम्ब्रेन बता दिए, फर्स्ट लाइन डिफरेंस, ठीक है। ये क्या था आपका एनाटॉमिकल बैरियर। अब एसिडिटी ऑफ द स्टमक कंटेंट ऑफ द वेजाइना एंड ऑफ पर्सपिरेशन पोजेज। पर्सपिरेशन स्वेटिंग हुआ, उसके साथ भी लाइसोजाइम निकलता है। ओके, ये सब क्या हुआ, फिजियोलॉजिकल बैरियर हुआ, फिजियोलॉजिकल बैरियर हुआ। पोजेज ए फर्दर बैरियर टू मेनी ऑर्गेनिजम्स। सेकेंड लाइन डिफेंस हो गया, ये समझ लो। which are unable to grow in low pH condition। तो लो pH और ये सब लो pH मेंटेन करने के लिए क्या करता है, स्किन के ऊपर लो pH सीबम करता है, स्टमक में HCl करता है। ओके, the importance of these barriers becomes obvious when they are surmounted। ठीक है, तो इसका महत्व तब पता चलता है इस बैरियर का जब वो अपना काम करते हैं, तब हमको पता चलता है कितना फायदेमंद है। Animal bites can communicate rabies or tetanus, whereas insect puncture wounds can transmit the causative agents of such as malaria, mosquito, please, ये सब example है। A dramatic example is seen in the burn victims who lose the protective skin at the burn site and must be treated aggressively with drugs to prevent rampant bacterial and fungal infections that often follow। अब हम आगे देखेंगे, अभी 1 मिनट के अंदर ये सेशन, ये क्लास ये हो जाएगा। 9 बजे तक टाइम है ना, एक क्लास और एक सेशन और लेंगे जूम का। उसमें अब हम लोग देखेंगे कि इम्यून रेस्पॉन्स कैसे कैसे काम कर रहा है अलग अलग तरह के माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के अगेंस्ट। क्योंकि अब ये अपने क्योंकि पहले पहचाना वो कि बैक्टीरिया है कि वायरस है कि फंजाई है क्या है, तो उसके अगेंस्ट रिकॉग्नाइज किया, अब उसके अगेंस्ट उसको एक्शन लेना है। तो डिफरेंट स्ट्रेटेजीज आर देयर। ओके, सो वी विल सी हाउ दे आर डूइंग इट। ओवरव्यू है, हाउ तो बहुत डीप में नहीं जाएंगे हम लोग। ओके, तो पहले देखिए आप, एन इफेक्टिव डिफेंस रिलाइज हैवली ऑन द नेचर ऑफ द इन्वेडिंग पैथोजन। पहचानेगा कि किस तरह का पैथोजन है। पहले तो पैथोजन ऑफेंस किस टाइप का है। The cells and molecules that become activated in a given immune response depend on the chemical structures present on the pathogen, whether it resides inside or outside of host cells and the location of the response। मतलब